ब्रेक के बाद आपका स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं 10 का बाजार और हमारे खास सेगमेंट मार्केट 2026 आउटलुक का समय हो गया है। आज बाजार में देखने की लगातार तीसरे सत्र में गिरावट है और जो रेंज है बहुत ही सीमित है। निफ्टी में लगभग 80 पॉइंट के आसपास के रेंज है और अब निफ्टी बैंक की बात करें लगभग 250 अंकों के आसपास की का दायरा है। 26,000 को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक आ गया है 59,000 के नीचे 58,961 के आसपास आप कारोबार होते हुए देखेंगे। करीब 50 अंकों के आसपास की नरमी है। गिरने वाले शेयर हैं करीब 1600, चढ़ने वाले शेयर हैं 1150। थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन का रेशियो वीक जरूर है लेकिन उतना ज्यादा भी वीक नहीं है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर हो रहा है। लेकिन आपकी तैयारी 2026 के लिए क्या होनी चाहिए? 2026 में बाजार का प्रदर्शन किस तरह का रहेगा? कौन से सेक्टर चलेंगे? कौन सी नई थीम पर आपको फोकस करना चाहिए और अपने वेटेज को इंक्रीज करना चाहिए? बाजार में रिस्क क्या है और क्या एफआईज लौटेंगे 2026 में या फिर जो माहौल अभी चल रहा है हम उसी का कंटिन्यूएशन आगे भी देखेंगे? ये तमाम प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जवाब लेते हैं एक दिग्गज मेहमान से और हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको गाइड करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च हेड अश्विन पाटिल। अश्विन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। शायद आपसे सर पहली बार मुलाकात हो रही है तो आपका विशेष शुक्रिया, विशेष आभार आज की उपस्थिति के लिए आपके। आपसे जानना चाहेंगे अश्विन जी कि 2025 में काफी कुछ हुआ। हमने देखा कि एफआईज दूर रहे, ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर तमाम चिंताएं उभर के सामने आई। हालांकि रेगुलेटर की तरफ से सपोर्ट भी रहा, आरबीआई ने रेट कट का खुले बाहों से तोहफा दिया और सरकार ने भी जीएसटी जैसा बड़ा कदम उठाया। तो नीतिगत फैसले बहुत सारे हुए हैं लेकिन बाजार चला नहीं। आपकी राय 2026 को लेकर क्या है अश्विन जी? क्या आपको लगता है कि एक बेहतर, मजबूत, सस्टेनेबल ग्रोथ वाला साल हम देखने जा रहे हैं 2026 में? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पहली बार आपने आपके चैनल पे न्योता दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखा जाए तो 2025 में हमने देखा कि मार्केट काफी मतलब पहले हाफ में तो ठीक रहा लेकिन बाद में काफी वोलेटाइल रहा एंड थोड़े गिरावट ही दिखी हमें। जैसे आपने कहा कि काफी सारे रीजंस थे। रूपी भी बहुत डिप्रिशिएट हो गया, 90 के नीचे चला गया है एंड एफआईआईज भी मार्केट छोड़ के चले गए हैं यहाँ से और उन्हें बाकी मार्केट जैसे अमेरिका है, चाइना चाइना जैसे है तो वहां पे उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाई दिए। लेकिन भारत से अगर देखा जाए तो हमने जैसे ट्रम्प ने टैरिफ अप्लाई किए हैं वहां से, फिर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज थे, जैसे सेक्टर्स थे जैसे आईटी, फार्मा, उन्हें हमें भारी गिरावट दिखाई दी। और उसके बाद रूपी डिप्रिशिएट हो गया तो वहां पे थोड़ा सा वापस थोड़ा सेटबैक आ गया इंडिया के लिए। तो मार्केट्स वेर नॉट रियली वेरी गुड। तो हमें ऐसा दिखाई दिया कि टैरिफ्स एक तरफ है, देन रूपी डेप्रिसिएशन है, देन ओवरऑल एफआईआईज का दूर रहना, ये सब चीजें जो है वो काफी नेगेटिव दिखाई दी हमें। तो व्यू तो थोड़ा सा नेगेटिव ही बना, अभी भी इतना कुछ पॉजिटिव नहीं है सर। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड में भी ये थोड़ा सा फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा माहौल थोड़ा बहुत गर्म रहेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बट कैसा है कि अभी जो टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही है गवर्नमेंट्स में, यूएस और इंडियन गवर्नमेंट में जैसे बातचीत चल रही है, वहां पे समझो टैरिफ वेव ऑफ हो गए तो मार्केट में थोड़ी तेजी आ सकती है। ऑल्सो जैसे हमने देखे कि ये सब जो गोल्ड सिल्वर जैसे मेटल्स है उनमें काफी तेजी दिखी, तो निवेशकार मार्केट छोड़ के वहां पे चले गए। दे हैव इन्वेस्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स। ऑल्सो जैसे हमने देखा कि कॉपर में भी काफी चढ़ाव दिखाई दिया। तो काफी कंपनी सेक्टर जैसे हैं जहां पे कॉपर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स है, तो ऑटोमोबाइल्स काफी तेजी में रहे ये साल में। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा उसमें मार्जिन में थोड़ा प्रेशर दिखाई दे सकता है कॉपर की वजह से। वैसे ही काफी अदर बाकी सेक्टर्स भी है जैसे आईटी है, फार्मा है, जो रूपी की वजह से थोड़ा उन्हें अभी थोड़ा सा ब्राइटनेस दिखाई दे सकता है। बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी अच्छा रहा ये साल में क्योंकि रेट कट दिखाई दिए हमें। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा रह सकता है 2026 में। ऑटोज में जो वॉल्यूम में जो तेजी दिखाई दी हमें बिकॉज जीएसटी 2 तो में काफी पिछले हीरो है जो मार्च
वहां पे जीएसटी का तो इस वजह से तो हमें ये सेक्टर जो है जैसे ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग है, उसमें तेजी बरकरार रह सकती है। लेकिन गवर्नमेंट अभी जैसे बजट आएगा उसमें थोड़ा कैपिटल गुड्स में जैसे कैपेक्स में सकती है, रेलवेज में बढ़ सकते हैं, तो ये सब सेक्टर्स है वो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, उनमें भी अभी धीरे-धीरे ये जीएसटी 2.0 का इम्पैक्ट दिख सकता है। सो Q3 का रिजल्ट जो है, Q3 अभी जो रिजल्ट्स 15 जनवरी से जो शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टर गया है Q3 उसमें जीएसटी का इम्पैक्ट दिखाई देगा, रूपी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट जैसे आईटी और पॉजिटिव दिखाई देगा और जैसे बैंकिंग है, ऑटोज है, उनमें Q3 का जो इम्पैक्ट है वो काफी अच्छा दिखेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अच्छा दिखाई देगा, जैसे वॉशिंग मशीन्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, एसीज है, तो उनमें जो पॉजिटिविटी जो ये क्वार्टर में दिखाई दी वो Q3 के नंबर्स में दिखाई देंगे और मेरे ख्याल से Q3 के नंबर्स विल बी बेटर देन Q2 एंड उसकी वजह से आई थिंक एफआईआईज फिर आ सकते हैं, जैसे रेट कट हुआ है, जीएसटी का इम्पैक्ट दिखाई दिया है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कॉशियस व्यू मेरा है फिलहाल मार्केट्स के ऊपर। तो करंटली मेरे ख्याल से वन हैज टू वेट एंड वॉच एंड जैसे Q3 के नंबर्स अच्छे आए तो देन इन्वेस्टर्स कैन री एंटर इनटू द मार्केट। आल्सो एफआईआईज पे वहां पे हमें दिखाई देगा कि एफआईआईज आर गेटिंग बैक इनटू द मार्केट्स। जी, नहीं बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है अश्विन जी, कि Q3 के नंबर जो होंगे ना वो डिसाइडर होंगे और क्या है ना कि ऑप्टिमिज्म भी है कि Q3 बेहतर होगा और धीरे धीरे चीज़ें प्राइसिंग होती जाती हैं। अब उसमें अगर निराशा होती है तो बाजार फिर परेशान होगा और अगर उसमें थोड़ी बेहतरी आ जाती है, अगर अर्निंग्स में हमारी उम्मीदों से बेहतर आ जाते हैं तो बाजार उसको रिवॉर्ड भी करेगा। से वही लग रहा है कि अश्विन जी एक राय मैं आपसे ना आईटी पर लेना आईटी। जी ओके, अश्विन जी बताइए, कुछ आप कह रहे थे? जी हाँ, मैं द डिसाइडर्स उसमें भी आईटी, फार्मा, ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छे रह सकते हैं। ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स ज्यादा करके हमें बजट के बाद दिखाई देगा। सब है अच्छा हो जाए रेलवेज के लिए। जो Q4 है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हमें इम्पैक्ट दिख जाएगा अश्विन जी एंड कुछ कुछ जो सेकेंड तकनीकी हाफ है। दिक्कत है सर, कुछ कुछ शायद तकनीकी प्रॉब्लम है। आपका ऑडियो तो आ रहा है लेकिन आपकी वीडियो शायद हमारे पास नहीं आ पा रहा है। लेकिन आपने कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने का काम किया है। आपने जवाब में आपने बता दिया कि बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है और कौन से सेक्टर्स यहाँ से आपको आकर्षक नजर आ रहे हैं निवेश के लिहाज से और रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अप्रोच कोशिश रखें। Q3 के अर्निंग्स जो आएंगे वो काफ़ी हद तक बाजार की तकदीर को यहाँ से तय करेंगे और देखते हैं कि कैसे नंबर्स आते हैं। फिलहाल अश्विन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर, हमारी पूरी टीम की ओर से। लेकिन अगर हम चलिए बाजार पर लौटते हैं, बाजार अगर हम देखें तो जो निफ्टी है, निफ्टी में जो गिरावट है 12-13 अंकों के आसपास की है। बहुत ही लैकलस्टर माहौल आज आप देखेंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 45 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में इस वक्त हम देख रहे हैं। और आज का जो फिर से सेक्टर ऑफ द डे है दैट इज मेटल, क्योंकि मेटल चौतरफा चमक आप देखेंगे। टाटा स्टील है निफ्टी का टॉप गेनर। अगर आप देखेंगे कि बाकी शेयरों में तो वेदांता चमक रहा है, रिकॉर्ड हाइज पर वेदांता है। 15 साल की ऊंचाई पर हिंदुस्तान कॉपर है। आज फिर से हम तेजी देख रहे हैं, महीने भर में करीब 50% के आसपास की रैली हो गई है। MCX नए हाइज पर है क्योंकि वॉल्यूम जबरदस्त आ रहा है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन सब चीज़ों से, तो MCX ने नया रिकॉर्ड बनाया है। और इसके अलावा अगर आप कुछ शेयर देखेंगे तो इटर्नल में थोड़ी थोड़ी बाइंग हम लौटती हुई देख रहे हैं। करीब 1% के आसपास गेंस आपको इटर्नल में दिखाई देंगे। लेकिन जो बड़े मूवर्स हैं वो कौन से हैं, एक बार जरा स्क्रीन पर वो भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। उसमें निश्चित तौर पर हिंदुस्तान कॉपर में तो कमाल की रफ्तार बनी है और ये हमने हाईलाइट करके बताया भी है। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद मिड कैप स्मॉल कैप में क्या कुछ हो रहा है उसकी हम बातचीत करेंगे और लेकर आएंगे अपना शो मिड कैप मसाला। नमस्कार।